गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है एक्सपल्शन ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट। टॉपिक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। तो कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो थी ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस की पार्लियामेंट में वो रिमूव कर दी गई, और ये जो है एक्शंस स्पीकर या फिर जो चेयरमैन है राज्यसभा में वो लेते हैं। तो इस पे डिबेट शुरू हो गई है कि क्या ये सही है या फिर ये एक डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है। तो पहले तो हम समझते हैं कि आर्टिकल 105 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। तो आर्टिकल 105 जो है वो कहता है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, वो पार्लियामेंट जो हैं वो फ्रीली बोल सकते हैं पार्लियामेंट में, बिना बिना किसी इंटरफेरेंस के कोर्ट के। तो फ्रीडम है ये एक तरह से, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिविलेजेस होती है ये एक लेजिस्लेटर की। ठीक है। अब वर्ड्स कैसे एक्सपंज किए जाते हैं, तो रूल 380 लोकसभा का, रूल 261 राज्यसभा का कहता है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो किसी भी डिबेट में से कोई भी वर्ड को रिमूव कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि वो डिफेमेटरी, अनपार्लियामेंट्री, अनडिग्निफाइड या इनडिसेंट है। तो अब एलिगेशंस का प्रोसीजर क्या होता है। रूल 353 ऑफ लोकसभा कहता है कि जो अगर एमपी है वो अगर एलिगेशन लगाना चाहता है किसी दूसरे एमपी या फिर आउटसाइडर के अगेंस्ट, तो उसको एक एडवांस नोटिस देना पड़ेगा स्पीकर को, और उस पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड एक मिनिस्टर को एलिगेशन लगाने से पहले। फिर मिनिस्टर जो है वो इन्वेस्टिगेट करके एलिगेशन को, फैक्ट्स को प्रेजेंट करेंगे उस पर्टिकुलर एमपी के अगेंस्ट जो जिसके अगेंस्ट एलिगेशन लगाई जा रही है। तो ये रूल अप्लाई होता है डिफेमेटरी या इंक्रीमिनेटरी जो है एलिगेशंस के अगेंस्ट। लेकिन याद रखो, एमपीज़ जो होते हैं वो कोई जो है क्वेश्चन या एलिगेशंस किसी भी गवर्नमेंट मिनिस्टर के अगेंस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि वो तो वैसे भी अकाउंटेबल है पार्लियामेंट में, तो उनमें ये डिफेमेशन जो है वो वैलिड नहीं होता है। तो पास्ट इंस्टेंसेस भी ऐसे हुए हैं कि एलिगेशन लगाए गए हैं मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, बट उसमें स्पेसिफिक प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है जो कि स्पीकर्स जो है वो बनाते हैं। तो एमपी को इंश्योर करना पड़ता है कि वो फैक्ट्स बेस्ड एलिगेशन हो, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको लेनी पड़ती है। ठीक है। तो उनको अपने जो है इस फैक्ट्स को पहले जो है वेरीफाई करना पड़ता है। ये नहीं कि कुछ भी उठ के आप एलिगेशन लगा दोगे, आपके पास फैक्ट्स और एविडेंस होने चाहिए और आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये एलिगेशन सही है। एक एलिगेशन जो है वो ऑन रिकॉर्ड रहेगा जब अगर एमपी जो है वो इन रूल्स को फॉलो करता है तो। ठीक है। अगर रूल्स फॉलो नहीं करते, आप रैंडम एलिगेशंस लगा रहे हो, तो ऑफकोर्स वो वर्ड्स को एक्सपंज कर दिया जाएगा। तो इन समरी हम ये कह सकते हैं कि एलिगेशंस अगर मिनिस्टर्स के अगेंस्ट लगाए जा रहे हैं तो एमपीज़ को अपने क्लेम्स को वेल फाउंडेड रखना है, और उनके पास सपोर्टिंग एविडेंस ज़रूर होना चाहिए उस टाइम पर एलिगेशन लगाते हुए, ताकि इंटेग्रिटी और फेयरनेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स बनाए के रखे जा सके। तो अब रिलेशनशिप बिटवीन डिफेमेशन और एक्सपल्शन क्या है। तो रूल्स ऑफ हाउस जो है वो अलाउ करते हैं कि वर्ड्स को रिकॉर्ड से हटा दिया जाए अगर वो डिफेमेटरी और इंक्रिमिनेटरी हैं। तो सेक्शन 499 जो आईपीसी का है, आईपीसी का था एक्चुअली, उसमें एक पब्लिक सर्वेंट के कंडक्ट और कैरेक्टर पर जो है वो क्वेश्चन किया जा सकता है, और उसको हम डिफेमेशन नहीं कह सकते क्योंकि वो तो पब्लिक ड्यूटीज़ में है। तो अगर कोई एमपी कोई स्टेटमेंट दे रहा है हाउस में किसी मिनिस्टर के कंडक्ट के अगेंस्ट या पब्लिक सर्वेंट के कंडक्ट के अगेंस्ट, तो वो डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। रूल 350 और रूल 380 तक जो रूल्स हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को पावर देते हैं कि वो सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को एक्सपंज कर सकते हैं जो डिफेमेटरी या इंक्रिमिनेटरी हो। तो मतलब क्या हुआ इसका कि वर्ड्स अगर पार्लियामेंट्री स्पीच में सिर्फ तभी रिमूव होंगे जब वो ट्रूली डिफेमेटरी और इंक्रिमिनेटरी हो। एमपीज़ जो हैं वो क्रिटिकल कमेंट्स कर सकें बिना किसी अननेसेसरी सेंसरशिप के, ये इंश्योर करना भी ज़रूरी है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अनफाउंडेड एलिगेशंस कुछ भी लगाते रहो और उसका कोई एविडेंस ना हो आपके पास। तो उसके लिए जो है ये एक्सपंज किए जाते हैं वर्ड्स। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिक्लाइन इन क्रॉप इंश्योरेंस कवरेज। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो है उन्होंने अपना एक्सपोजर क्रॉप इंश्योरेंस को रिड्यूस कर दिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर फाइनेंशियल ईयर 2024 में अगर हम देखें तो ये जो PMFBI है, FBY है, जो ये स्कीम फसल बीमा योजना, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने 2016 में लॉन्च की थी इंश्योरेंस कवरेज और फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए फार्मर्स को, ताकि फार्मर्स की इनकम को स्टेबलाइज किया जा सके, फार्मर्स को इंकरेज किया जा सके कि वो इनोवेटिव और मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें, फ्लो ऑफ क्रेडिट इंश्योर किया जा सके एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो अगर हम की फीचर्स देखें PMFBI के, FBY के, तो इसमें होता क्या है कि एक यूनिफॉर्म प्रीमियम होता है सिर्फ 2% का, जो वो फार्मर्स
को पे करना होता है सभी खरीफ क्रॉप्स के लिए, और 1.5% जो है वो रबी क्रॉप्स के लिए। अगर एनुअल कमर्शियल या हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स वो जो है वो सो कर रहे हैं तो उसके लिए प्रीमियम उनको 5% तक मैक्सिमम देना होता है। बैलेंस का जो प्रीमियम चाहे वो 90% या 95% भी क्यों ना हो, वो सब गवर्नमेंट पे करती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इक्वली शेयर करते हैं। इससे एक आइडिया ये है कि एक फुली इंश्योर्ड अमाउंट दी जा सके फार्मर्स को अगेंस्ट क्रॉप लॉस, ठीक है। तो इसमें एक एरिया बेस्ड अप्रोच फॉलो की जाती है, मतलब एक यूनिट ऑफ इंश्योरेंस जो है विलेज या विलेज पंचायत लेवल का माना जाता है मेजर क्रॉप्स के लिए, और अगर जो है कई क्रॉप्स के लिए यूनिट ऑफ साइज जो है अबव लेवल ऑफ विलेज या विलेज पंचायत भी माना जाता है, डिपेंड करता है क्रॉप की कौन सी क्रॉप है, ठीक है। कोई अपर लिमिट नहीं होती है गवर्नमेंट सब्सिडी की, 90% भी अगर बचता है प्रीमियम तो वो गवर्नमेंट ही देती है। टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है ग्रेट एक्सटेंट तक, मतलब जैसे कि स्मार्टफोन्स का यूज़ किया जा रहा है कैप्चर करने के लिए डेटा या अपलोड करने के लिए डेटा क्रॉप से रिलेटेड या क्लेम पेमेंट के लिए फार्मर्स को। रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पशंस रहती है इसमें सर्विस टैक्स लाइबिलिटी की भी, जो भी सर्विसेज इस स्कीम के अंदर जो है इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। और स्कीम को 2020 के खरीफ सीज़न से वॉलंटरी कर दिया गया है, पहले ये मैंडेटरी होती थी, जो कि अगर कोई फार्मर को क्रेडिट लेना होता था, ठीक है। अब रिस्क कौन कौन से कवर होते हैं स्कीम में? कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क इंश्योरेंस है ये, इसमें हर तरह के क्रॉप जो लॉसेस हैं जैसे नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क, नेचुरल फायर एंड लाइटनिंग, स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, साइक्लोन, टाइफून, टेम्पेस्ट, हरिकेन, टॉर्नेडो, ये सब जो है कवर होते हैं। अगर फ्लड, इनंडेशन, लैंडस्लाइड, ड्रॉट, ड्राई स्पेल्स, पेस्ट डिसीजेस की वजह से भी जो है अगर नुकसान हो रहा है तो वो भी कवर्ड होता है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो है वो मैक्सिमम 14 डेज तक के कवर होते हैं, 14 डेज फ्रॉम हार्वेस्टिंग तक के कवर होते हैं। और इवन जो हेल स्टॉर्म, लैंडस्लाइड या इनंडेशन की वजह से भी जो लॉसेस हो जाते हैं वो भी कवर किए जाते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिल रहा है प्रीमियम इनकम में, जो स्टेट ओन्ड एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनीज़ द्वारा, और जो है जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन इस स्कीम में कम कर दिया है। PMFBY स्कीम जो है वो लगभग 4 करोड़ फार्मर्स को लगभग 50 क्रॉप्स को कवर कर रही है। 55% जो इंश्योर्ड फार्मर्स हैं वो नॉन लोनी है, मतलब वो मेनली कॉमन सर्विस सेंटर से उन्होंने एनरोल किया है, और 4 करोड़ टोटल एप्लीकेशन ऐसे रजिस्टर हुई हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिजिटल भारत निधि। टॉपिक इकोनॉमी एंड गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक फ्रेश अटैम्प्ट किया गया है टेलीकॉम कनेक्टिविटी रूरल एरियाज़ में बढ़ाने के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने उन्होंने ड्राफ्ट रूल्स जो है वो रिलीज़ कर दिए हैं डिजिटल भारत निधि के। तो डिजिटल भारत निधि क्या है? वो पहले उसको हम यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ंड कहते थे, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए रिमोट और रूरल एरियाज़ में अफोर्डेबल प्राइजेज़ में एक यूनिवर्सल एक्सेस लिवाई लगाया जाता है, ठीक है। अब अदर वर्ड्स में अगर हम देखें तो यूज़ ऑफ एक पूल ऑफ फंड्स है जो जनरेट किया जाता है, 5% यूनिवर्सल सर्विस लीवाई जो कि चार्ज लगाया जाता है सभी टेलीकॉम फंड ऑपरेटर्स पर, उनके एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पर। और गोल ये है कि उस मनी को यूज़ किया जा सके टेलीकॉम नेटवर्क्स को एक्सपैंड करने में रिमोट और रूरल एरियाज़ में। यूज़ ऑफ को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया दिसंबर 2003 में, और इसको अब जो डिजिटल भारत निधि है ये टेलीकम्युनिकेशन एक्ट जो भी पास हुआ है 2023 में, उसने यूज़ ऑफ को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो अगर हम फंड्स या जो डिजिटल भारत निधि की फ़ीचर्स देखें तो इसमें जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं वो डिजिटल भारत निधि में जो है फंड्स कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन पहले क्या होगा, पहले फंड्स जाएंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, सारा गवर्नमेंट रेवेन्यू जैसे जाता है, उसके बाद सेंटर उसमें से निकाल के उस फंड को पीरियोडिकली यूज़ कर सकता है। तो कौन कौन सी जगहों पर यूज़ किया जाएगा टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज देने के लिए? रूरल, रिमोट और अर्बन एरियाज़ में। रिसर्च और डेवलपमेंट फ़ंड करने के लिए टेलीकॉम सर्विसेज में। पायलट प्रोजेक्ट्स अगर गवर्नमेंट निकाल रही है कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए तो उसको सपोर्ट करने के लिए। न्यू टेलीकॉम सर्विसेज इंट्रोड्यूस करने के लिए, और टारगेटेड टेलीकम्युनिकेशन एक्सेस जो है अंडर सर्व ग्रुप्स को देने के लिए भी ये फ़ंड यूज़ किया जा सकता है। तो सेंटर एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगा जिससे कि डिजिटल भारत निधि को इम्प्लीमेंट किया जा सके बिडिंग और एप्लीकेशंस के थ्रू, और डिसाइड किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा कि कैसे जो यह फंडिंग ये केस बाय केसेस पर दी जाए। डिजिटल भारत निधि इम्प्लीमेंट जो है की जाएगी, उसके लिए फ़ंडिंग जो है वो टेलीकॉम नेटवर्क्स रिसीव करेंगे, और सर्विसेज जो हैं वो ओपन और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पर वो फंडिंग उनको आगे दी जाएगी, ठीक है। तो अगर हम देखें तो एक क्रिटिसिज्म बहुत बड़ा चल रहा है कि जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ंड है जब से बना है वो हमेशा अंडर यूटिलाइज्ड रहा है। अगर हम 2017 से 22 के बीच के आंकड़े देखें तो गवर्नमेंट ने सिर्फ 72% ऑफ यूज़ ऑफ को यूज़ किया, बाकी यूज़ ही नहीं किया।
ठीक है। मेजर रीज़न क्या था, क्यों ये अंडर यूटिलाइज रहता है? क्योंकि जो भारत नेट प्रोजेक्ट जो विलेज लेवल पर फाइबर कनेक्टिविटी देने वाला है, उसकी जो है परफॉर्मेंस पुअर रही है, तो वहीं पर वो फंड यूज़ होना था मोस्टली, तो वहाँ पर वो यूज़ नहीं हो पा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज। टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज ने कहा है कि जो वर्ल्ड है उसने अपना आज तक का सबसे वार्म जून मंथ विटनेस किया है। एवरेज टेम्परेचर 0.67 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहे हैं 1991 से 2020 के एवरेज के हिसाब से अगर हम देखें तो कॉपरनिकस क्लाइमेट सेंटर सर्विसेज है क्या? ये वन ऑफ द 6 थीमेटिक इन्फॉर्मेशन सर्विसेज है जो कॉपरनिकस अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम यूरोपियन यूनियन का चला प्रोवाइड कर रहा है। ये सोसाइटी को सपोर्ट करता है अथॉरिटेटिव इन्फॉर्मेशन देके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ क्लाइमेट इन यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ये यूरोपियन क्लाइमेट पॉलिसीज़ और एक्शंस को सपोर्ट भी करता है। ठीक है। तो एक क्लाइमेट रिसर्च जो कि वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा है, उसके ऊपर भी जो वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम जो क्लाइमेट रिसर्च कर रहा है वो कॉपरनिकस क्लाइमेट सेंटर सर्विसेज के ऊपर भी जो है रिलाई करता है, और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट ऑन बिहाफ ऑफ यूरोपियन कमीशन। तो कॉपरनिकस प्रोग्राम क्या है? यूरोपियन यूनियन का अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम है, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सिस्टम्स जो है डेटा कलेक्ट करते हैं मल्टीपल सोर्सेज से, चाहे वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हो, इनसाइटिव सेंटर्स हो, ग्राउंड स्टेशंस हो, एयरबॉर्न या सी बॉर्न सेंसर्स हो। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं भारत बिल पेमेंट सिस्टम। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि जितनी भी क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट्स हैं वो अब थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के थ्रू जानी चाहिए। थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस जो हैं वो बीबीपीएस के थ्रू ही अब जानी चाहिए, मतलब वो अलग से अब नहीं कर सकते हैं, मतलब सब जो है ये बीबीपीएस के थ्रू ही जानी चाहिए। तो बीबीपीएस क्या है? बीबीपीएस एक पेमेंट चैनल सिस्टम है जो कि आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया, कंसेप्चुअलाइज किया, और एनपीसीआई जो है इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है। तो ये एक वन स्टॉप पेमेंट प्लेटफॉर्म है सभी बिल्स पे करने का। तो मतलब एनी टाइम या एनी वेयर जो है वो आप इससे बिल पे कर सकते हो। मल्टीपल पेमेंट मोड्स हैं इसमें, इंस्टेंट कन्फर्मेशन हो जाती है रिसीट ऑफ पेमेंट की। एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म देता है एक सारे बैंक्स और नॉन बैंक्स को कनेक्ट करने का। बिलर्स, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, रिटेल बिल आउटलेट्स जो हैं वो सब इस पर कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप इसलिए इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम, मोबाइल, पोस्ट पेड, डीटीएच, गैस, वाटर बिल सब इसके थ्रू ही पे कर पाते हो। ठीक है। अब कस्टमर्स जो हैं वो फिजिकल पेमेंट कलेक्शन आउटलेट्स के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, जैसे बैंक ब्रांचेस, एजेंट कलेक्शन स्टोर्स, और डिजिटल चैनल्स के थ्रू भी कर सकते हैं। इंस्टेंट कन्फर्मेशन मिल जाती है एसएमएस या रिसीट के थ्रू। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट फेज़ जो है कंट्री के फर्स्ट एक्सक्लूसिव ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का विजिंजम पोर्ट में वो कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर फर्स्ट मदरशिप आने वाली है। तो विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट क्या है? इंडिया का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। तो ये विजिंजम में लोकेटेड है, जो कि एक कोस्टल टाउन है तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट केरला के पास लोकेटेड है। ये 10 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम इंटरनेशनल शिपिंग राउट जो कनेक्ट कर रहा है यूरोप और पर्शियन गल्फ को विद ईस्ट एशिया। ठीक है। जिससे कि थ्रू 30% ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम कार्गो जो है वो ट्रैफिक निकलता है। तो इसको लैंडलॉर्ड मॉडल पर जो है वो डेवलप किया गया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंपोनेंट के थ्रू, और इसको बिल्ड किया गया अदानी विजिंजम पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। अदानी ग्रुप का ही एक सब्सिडरी कंपनी है। तो ये प्राइमरीली ट्रांसशिपमेंट और गेटवे कंटेनर बिजनेस को ही ये कैटर करेगा, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंटेनर वेसल्स जो हैं वर्ल्ड के वो यहाँ पर डॉक हो पाएंगे, और ये इवन मदर वेसल्स जो होते हैं उनको भी हैंडल कर पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कैम कॉम्प्टर S100। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है वो एक अनमैन्ड एरियल सिस्टम ऑस्ट्रियन कंपनी शीबल से जो है वो प्रोक्योर करने वाला है, जिसका नाम है कैम कॉम्प्टर S100, क्योंकि पीएम मोदी भी अभी विजिट पर जा रहे हैं ऑस्ट्रिया की। तो ऑस्ट्रियन अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जिसमें कि रोटरक्राफ्ट डिज़ाइन का यूज़ किया जाता है। ऑस्ट्रियन कंपनी शीबल ने इसको बनाया है 2003 से 2005 के बीच में। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट लगभग 200 किलो है विद 6 आवर्स ऑफ एंड्योरेंस। एक हैवी फ्यूल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, मल्टीपल पेलोड्स कैरी कर सकता है। इसको सर्वेलेंस और टैक्टिकल दोनों
यूजेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो S100 जो है वो ऑटोमेटिकली नेविगेट करता है प्री प्रोग्राम GPS वे पॉइंट्स के थ्रू, और इसको ऑपरेट किया जा सकता है डायरेक्टली विद अ पायलट कंट्रोल यूनिट। फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करता है ये, ठीक है, ताकि ये अपना मिशन ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर सके। So now let us see all these topics in English. So the first topic is expulsion of speech in parliament. This topic is important for your polity section. So recently parts of the speeches by some opposition politicians in parliament were removed because of certain defamatory and incriminatory speeches. So that's why it has sparked a debate about actions taken by the speaker and chairman of the Rajya Sabha respectively. So if we want to look at this speech or freedom of speech component of parliament, we cannot miss the article 105 of constitution, which gives the right to speak freely to our members of parliament in the house without interference from the courts. So it is one of the most important privileges of an MP, and there are rules for expunging those words which are spoken by the parliamentarians. So rule 380 of Lok Sabha, rule 261 of Rajya Sabha allow the presiding officers to remove any words from the debate if they are defamatory, unparliamentary, undignified or indecent. So once the words get removed, they do not remain on record. The publishing of these words afterward can lead to legal consequences. So what are the allegations? So rule 353 of Lok Sabha explains the procedure when an MP wants to make an allegation against another MP or an outsider. Remember, this is not an allegation against a minister, but another MP or an outsider. So MP has to give an advance notice to speaker and the concerned minister, so that that minister can investigate that allegation and present the facts. And only this rule only applies to those allegations which are defamatory or incriminatory. But remember that MPs can freely question and make allegations against government ministers because the Council of Ministers are accountable to the Parliament. Okay, so there have been past instances in which an MP wanted to make an allegation against a minister or the Prime Minister. They still have to follow certain procedures which were set by previous speakers, and the MPs must be sure about the facts that they are making, about the allegation that they are making, and they have to take responsibility for it. And an allegation will remain on record only if the MP follow these rules. So when making allegations against ministers, MPs must ensure that their claims are well founded and they are prepared to support them with evidence. So this is done to make sure that parliamentary proceedings maintain the integrity and fairness that it's supposed to follow. So what is the relationship between defamation and expulsion? So rules of the house allow words to be removed from the record only if they are defamatory or incriminatory. Under section 499 of the Indian Penal Code, a statement about a public servant's conduct or character is not considered defamation. So which means that if an MP makes a statement in the House about a minister's conduct as a public servant, it is not defamation. So according to rule 353 and 380, the presiding officers can only expunge words from a speech if they are defamatory or incriminatory. Okay, so in summary, words in a parliamentary speech can only be removed if they are truly defamatory or incriminatory. So it is an important measure to ensure that MPs can freely make critical comments without necessary censorship. Okay. So the next topic is decline in crop insurance coverage. This topic is important for your economy section. So general insurance companies have reduced their exposure to crop insurance under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana during financial year 2024, despite the government pushing this scheme in the farm sector. So this scheme was introduced by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare in 2016 in line with the One Nation One Scheme theme. So the aim of the scheme is to provide insurance coverage and financial support to the farmers in the event of failure of any of the notified crops as a result of natural calamities, pests and diseases. The aim is to also stabilize the income of farmers so as to ensure their continuance in farming. It also aims to encourage farmers to adopt innovative and modern agricultural practices. It also aims to ensure the flow of credit to the agriculture sector remains intact. So what are the key features of this scheme? So there will be uniform premium of only 2% to be paid by farmers for all kharif crops and 1.5% for all rabi crops. So in case of an annual commercial or horticultural crops, the premium to be paid by farmers will be only 5%. The balance premium will be paid by the government only. The idea is to provide a fully insured amount to the farmers against crop loss on account of natural calamities.
So this scheme will be implemented on an area approach basis, which means that unit of insurance shall be village or village panchayat level for major crops, and for other crops it may be a unit of size that is more than or above the level of village or village panchayat. There will be no upper limit on government subsidy, and technology is also being used to a great extent. So for example, smartphones are being used to capture and upload data of crop cutting to reduce the delay in claim payment to farmers. Similarly, remote sensing is being used to reduce the number of crop cutting experiment. So there will be exemption from service tax liability of all the services which are involved in the implementation of this scheme. To address the demand of farmers, the scheme has been made voluntary for all farmers from Kharif year 2020. So comprehensive risk insurance is provided to cover yield losses due to non-preventable risks like natural fire and lightning, storm, hailstorm, cyclone, typhoon, tempest, hurricane, tornado. Risks due to flood, inundation, landslide, drought, dry spells, pests, and diseases will also be covered. So in post-harvest losses cases, coverage will be available up to a maximum period of 14 days from harvesting. Okay, so loss and damage which results from the occurrence of identified localized risks like hailstorm, landslide, and inundation affecting isolated farms in the notified area would also be covered. But what is happening is that general insurance companies have reduced their participation in this scheme. A significant factor was the 32% drop in premium income by the state-owned agriculture insurance company. So in financial year 2024, the PMFBY scheme covered only nearly 4 crore farmers and over 50 crops, and 55% of these insured farmers were non-loany. Basically, they enrolled through the common service centers, and 4 crore farmer applications were totally registered. So the next topic is Digital Bharat Nidhi. This topic is important for your economy section. So to increase telecom connectivity in rural areas, the Department of Telecommunication has released draft rules to operationalize the Digital Bharat Nidhi. So this is basically the USOF which existed before. USOF was established to provide telecom services in remote and rural areas at affordable prices through a universal access levy. So in other words, USOF is a pool of funds which was generated by a 5% universal service levy charged upon all telecom fund operators on their adjusted gross revenue. The goal was to ensure that this money is used to help expand telecom networks in remote and rural areas. USOF was given statutory status in December 2003. So Digital Bharat Nidhi has been established through the Telecommunication Act of 2023 to replace the USOF. So if we look at the features of Digital Bharat Nidhi, then telecom companies will contribute the Digital Bharat Nidhi funds, but this will first get credited to the Consolidated Fund of India, and CFI will then be used by center to transfer the collected funds to the Digital Bharat Nidhi periodically. So of course funds would be utilized to promote telecommunication services in underserved rural, remote and urban areas, also to fund research and development in telecom services and technologies, support pilot programs to improve connectivity, introduce new telecom services. So this fund will also be used to provide targeted telecommunication access for underserved groups. Okay, center will also be appointing an administrator to select the Digital Bharat Nidhi implementers through bidding and applications. It will this administrator will be deciding on how to provide the funding on a case-by-case basis. Digital Bharat Nidhi implementers will receive funding, and they must share and provide telecom services and services in an open and non-discriminatory basis. So there is a problem that USOF has faced criticism for underutilization. Between 2017 and 2022, government collected about 41,000 plus crore rupees, but only utilized about 30,000 crore rupees, which is about 72%. A major reason for this underutilization is the underspending on the BharatNet project for village fiber connectivity, which has remained whose progress has remained laggard. Okay. So the next topic is Copernicus Climate Change Services. This topic is important for your environment section. So the Copernicus Climate Change Services has said that the world witnessed its warmest ever June last month, with an average temperature being 0.67 degrees Celsius above the 1991 to 2020 average period. So what is Copernicus Climate
center services. So it is one of the 6 thematic information services provided by Copernicus Earth Observation Program of the EU. So it supports society by providing authoritative information about the past, present, and future climate in Europe and the rest of the world. So it also aims to support European climate policies and actions. And C3S relies on climate research, which is carried out by the within the World Climate Research Program, and it responds to user requirements defined by the Global Climate Observing System. It is being implemented by European Center for Medium Range for Weather Forecasts on behalf of the European Commission. So what is Copernicus program? It is EU's Earth observation program, which consists of complex set of systems, and it collects data from multiple sources like Earth observation satellites, in situ sensors, ground stations, airborne and seaborne sensors. Okay. So the next topic is Bharat Bill Payment System. This topic is important for your economy section. RBI has recently announced that all credit card bill payments will via third-party applications will now be routed through the Bharat Bill Payment System. What is BBPS? It is a payment channel system conceptualized by RBI, but it is being driven by NPCI. It is a one-stop payment platform for all bills, providing an interoperable and accessible anytime, anywhere bill payment service to all customers across the country. And this system provides multiple payment modes and instant confirmation of receipt of the payment. It is an integrated platform connecting banks and non-banks in bill aggregation business, like the billers, payment service providers, and retail bill outlets. BBPS also offers bill collection categories like electricity, telecom, mobile postpaid, DTH, gas, water bills, etc. through a single window. So customers can make payment through physical payment collection outlets and digital channels also, and it provides instant confirmation of payment through an SMS or receipt. So the next topic is Vizhinjam International Seaport. This topic is important for your economy section. With the completion of the first phase of the country's first exclusive transshipment port, the Vizhinjam port is all set to receive its first mothership. So Vizhinjam International Seaport is India's first deep water container transshipment port, and it is located in Vizhinjam, which is a coastal town in Thiruvananthapuram district of Kerala. It is located around 10 nautical miles from the international shipping route connecting Europe and Persian Gulf with East Asia. It has been developed in a landlord model with public-private partnership component. It is being built by Adani Vizhinjam Ports Private Limited, which is a subsidiary of Adani Ports and Sales Limited. It has been built or designed to primarily cater to the transshipment and gateway container business. It has a natural draft of 18 to 20 meters, which means that some of the largest container vessels in the world will be able to dock here. There would be around 30 berths, which means that most of which would be capable of handling mother vessels also. So the next topic is Camcopter S100. This topic is important for your security section. So India is in the process of harnessing the capability of a rotary unmanned aerial system as part of the deal with Austrian company Schiebel for their renowned Camcopter S100 ahead of PM Modi's visit to the country. So it is an Camcopter S100 is an Austrian unmanned aerial vehicle using a rotorcraft design. It is produced by the Austrian company Schiebel. It was developed between 2003 to 2005. It has a maximum takeoff weight of 200 kg with 6 hours of endurance. It is powered by a heavy fuel engine, and it can carry multiple payloads which are meant for surveillance as well as tactical in nature. So S100 navigates automatically through a pre-programmed GPS waypoint, which can be operated directly through a pilot control unit also. So it uses a fly-by-wire technology controlled by redundant flight computers. The UAV can complete its mission automatically in the most complex of electromagnetic environments also. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.